हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? ये तुम लोग के लिए काफ़ी नया टॉपिक है क्योंकि ये तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो सिंपल सी बात है, मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा यार। तो देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग AP भी कहते हैं। आगे चल के हम लोग GP भी पढ़ेंगे आज, मतलब 11th में। फिर HP भी देखेंगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल आज हम लोग फोकस करेंगे किस पे, GP पे। ठीक है, तो चलो। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंसेस क्या होता है। क्या सीक्वेंस, क्योंकि जो भी हम लोग AP या ये पढ़ेंगे ये सब सीरीज़ से रिलेटेड, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ से रिलेटेड हैं ये टॉपिक्स। तो सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, तो आओ देखते हैं। अ सीक्वेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स डैट आर इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स और ऑब्जेक्ट मैटर्स, सो द सीक्वेंस 1 to 3 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सीक्वेंस 3 to 1। मतलब सीक्वेंस क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर। क्या है सीक्वेंस? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। लिस्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे लिस्ट कहते हैं। तो पहली बात तो लिस्ट ऑफ नंबर्स या ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं क्या, सीक्वेंस। लेकिन ये क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। क्या, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, मतलब ऐसे नहीं कि रैंडम कुछ भी कर देंगे। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर में जब कोई चीज़ होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सीक्वेंस। जैसे 1 to 3 ये एक ऑर्डर है, 3 to 1 ये दूसरा ऑर्डर है। तो ये दोनों अलग अलग सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, इनको एक ही नहीं, क्योंकि नंबर सेम है तो ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या है, अगर ऑर्डर अलग हुआ तो मतलब हमारा जो सीक्वेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अलग ऑर्डर, अलग नंबर, अलग सीक्वेंस। फिर देखते हैं सीरीज़। अब सीरीज़ क्या है? अ सीरीज़ इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और द टर्म्स डेट आर एडेड टुगेदर। मतलब इन्हीं सीक्वेंसेस का, इन्हीं नंबर जो नंबर्स हैं उनका जो सम हो जाएगा उसी को हम लोग सीरीज़ कह देंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 था तो 1 + 2 + 3 जो है वो क्या है, एक सीरीज़ है। तो उसी तरह 3 + 2 + 1 ये एक दूसरी सीरीज़ है। तो जो AP है, AP भी क्या है, एक प्रकार की सीरीज़ है। ये क्या है, सीरीज़ है, यानी सम ऑफ नंबर्स है। ठीक है, अब AP है क्या, वो चीज़ आगे देखते हैं। अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो एक हम लोग पहले कोई टर्म ले लेंगे। लेट अस सपोज कोई टर्म ले लिया, मान लो A। ठीक है, अब इसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर नंबर, सपोज हमने वो पर्टिकुलर नंबर क्या होता है, मान लो कुछ भी, अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, मान लो C मान लेते हैं। तो पहला नंबर तो A ही रहेगा, फिर दूसरे में हम लोग C ऐड कर देंगे तो A + C हो जाएगा। तीसरे में एक और C ऐड कर देंगे तो C + C 2C हो जाएगा। फिर एक और ऐड कर देंगे तो 3C हो जाएगा। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, हमारा एक AP है। इसमें क्या हो रहा है, देखो, हर नंबर पिछले वाले से C नंबर ज़्यादा है। हर नंबर पिछले वाले से C नंबर ज़्यादा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग AP। ठीक है, तो AP दो तरीके की होती है। क्या होती है, या तो फाइनाइट होगी और या तो इनफाइनाइट होगी। अब फाइनाइट इनफाइनाइट मतलब क्या, अब कुछ होंगी जिसकी फाइनाइट वैल्यू होगी। अब जैसे अगर हम तुमसे बोल दें 1, ठीक है, मान लो लेट अस सपोज कि 2 4 6 8, ये क्या है, एक AP है। ठीक है, ये AP है। अब ये AP कैसे है, ये चीज़ अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो जब किसी चीज़ का फाइनल टर्म नहीं दिया होगा, मतलब उसके आगे डॉट डॉट लगा होगा, उसका कोई एक लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो वो क्या है, फाइनाइट है AP। और जिसका लास्ट टर्म दिया हुआ है वो क्या है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जिसका लास्ट टर्म दिया है वो फाइनाइट AP होगा, जिसका लास्ट टर्म नहीं दिया है वो इनफाइनाइट AP होगा। वही अगर मान लो दे रखा है तुम्हें 1 3 5 7 ऐसे ऐसे करके करते 15 तक ऐसे दे रखा, तो ये क्या है, फाइनाइट AP है। वही ये क्या है, इनफाइनाइट AP। फाइनाइट इनफाइनाइट समझ के, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं, बेसिक चीज़ है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर जो AP बनती है, जो हमने A C ये सब बात की है कि आखिर। ठीक है, चलो। तो मैं बात कर रहा था ऐसे, अगर ये एक वो है क्या, अगर इसको मैं मान लेता हूँ एक AP है, ये अगर एक AP है तो उसका पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है A1, दूसरा टर्म है A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5, A5, A6, A7 करके AN तक है ना, N टर्म्स हैं इसके टोटल। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है A1। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस जो मैं बात कर रहा था, जो वहाँ पे C ले रहा था कि वो नंबर जिससे हर नंबर पिछले वाले से ज़्यादा हो रहा है, उस नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, किन्हीं दो लगा कॉन्टीन्यूअस टर्म को, किसी दो लगातार नंबरों को हम लोग जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमें मिलेगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। सपोज A2 - A1, ठीक है, ये बराबर होंगे किसके, A3 - A2 के। ये बराबर किसके होगा, A4 - A3 के। ऐसे ही तो बीच से रैंडम कोई भी दो नंबर उठा लो, उन दोनों का डिफरेंस अगर कॉमन, मतलब कॉमन डिफरेंस अगर उनका
जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी एक टर्म होगा, पहला टर्म होगा यानी A1 A2 कोई टर्म होगा, मान लो सपोज कोई भी A1 टर्म है, और फिर हम लोग को जो आगे मिल रहा है वो हर नंबर क्या है, पिछले वाले से डी ज़्यादा है। यानी तुम किसी भी दो कॉन्टिन्यूअस नंबर को उठा के अगर सब्ट्रैक्ट करो, सबका वैल्यू सेम आता है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तो वो क्या है? एक AP, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? A1 A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, मतलब हम सब में D ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो A2 की वैल्यू ये है, A3 की वैल्यू ये है, A4 की वैल्यू ये है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई कि AP क्या है? AP क्या है कि किन्हीं दो, एक कोई सीरीज़ दे रखी मान लो, ठीक है, सीरीज़, उसमें से अगर हर दो नंबरों का डिफरेंस, लगातार दो नंबरों का डिफरेंस सेम आता है सभी में, तो वो क्या होगा? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक AP होगा। जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो क्या होंगे? AP होंगे। अब जो मैंने ये बताया A1 प्लस डी, अब इसी से एक नई चीज़ डिराइव होगी, क्या होगी? उसका nth टर्म, मतलब अगर कोई जनरल टर्म निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, आओ आगे देखते हैं। अब देखो लिखा है जनरल टर्म ऑफ एन AP। अब जनरल टर्म AP का क्या होता है? जैसे मान लो ये AP ली हुई है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो nth टर्म होता है। जनरल टर्म मतलब कोई भी एक टर्म, मान लो तुम्हें A3 निकालना है, A4 निकालना है, A7 निकालना है, कुछ भी निकालना है, A2000 निकालना है, कोई भी अगर जनरल टर्म, एक पर्टिकुलर तुम्हें टर्म निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D। A प्लस n-1D, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कौन सा तुम्हें टर्म निकालना है? जो टर्म निकालना है उसकी वैल्यू। अब ये चीज़ डिराइव कैसे हुई? अब इसको डिराइव देखो, मान लो ये सीरीज़ थी, तो मैंने क्या बताया था पिछले में कि अगर पहली वैल्यू A है, फिर A प्लस D है, फिर A प्लस 3D है, 2D है सॉरी, फिर A प्लस 3D है, फिर A प्लस 4D है। तो इससे तुमको देखो नज़र आ रहा है, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, तो अगर देखो A1 है तो चलो वही टर्म हो गया। A2 है तो यहाँ देखो 1 आ रहा है, D के आगे 1 आ रहा है। A3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 है तो 3 आ रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आ रहा है। यानी एक कम जो टर्म है, मतलब अगर फिफ्थ टर्म है तो D के आगे क्या आ रहा है? 4। थर्ड टर्म है तो D के आगे क्या आ रहा है? 2, यानी एक कम। तो यहीं पे क्या हो रहा है कि पहले तो A होगा, फिर प्लस होगा, फिर जो टर्म निकालना है, मतलब मान लो nth टर्म निकालना है तो nth माइनस 1, मतलब n से एक छोटा नंबर इंटू D, ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा? जनरल टर्म। बात समझ में आई? देखो जनरल टर्म कैसे डिराइव हुआ, ये देखो यहाँ से देखो, अगर तीसरा टर्म है तो D के आगे देखो क्या है? 3-1 है, फोर्थ टर्म है तो 4-1 है, 5 टर्म है तो 5-1। इसी तरह अगर तुम्हें मान लो 2000 टर्म निकालना, मान लो किसी का 2030th टर्म निकालना, ठीक, तो जो nth टर्म होगा, यानी ये टर्म जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? A प्लस 2029 इंटू D। उस टर्म की वैल्यू जो होगी वो, अगर तुम्हें A पता है, D पता है, तो तुम उस टर्म की वैल्यू बता लोगे, ठीक है। जनरल टर्म समझ में आया? और इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। अब बेसिक सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन लेते हैं कि अगर तुम्हें 10th टर्म निकालना है, 2 7 दे रखा, तो देखो अगर तुम्हें 2 से तो तुम नहीं बता सकते, 2 अगर तुम्हें दिया तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो AP नहीं बता सकते हो है कि नहीं, क्योंकि अगला टर्म पता नहीं कैसा हो। तो मिनिमम 3 टर्म तुम्हें दिए रहेंगे पता करने के लिए कि वो AP है कि नहीं। तो आओ D निकालते हैं, D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो D क्या होगा? 7 - 2 क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब तुम अगर ये भी देखो कि ये जो है, अगर 12 - 7 करो तब भी 5 ही आ रहा है, यानी ये कॉमन डिफरेंस सही है, यानी ये एक AP है। तो अगर AP है, कन्फर्म हो चुका है, तो अब AP की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या है? हमें फॉर nth टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, तो A10 = A प्लस n-1 होता है, n क्या है यहाँ पे? 10 है, तो -1 इंटू D। अब A वैल्यू क्या है? A जो पहला टर्म होता है यहाँ पे 2 है, प्लस 10 - 1 9 हो गया, इंटू D हमें पता चल गया 5 है, बस ये पता चल गया। अब देखो यहाँ पे 9 आ रहा है कि नहीं? 10th टर्म निकालना है तो उससे एक कम वैल्यू, तो 2, ये हो जाएगा 47। तो ये हमारा आंसर है। देखो जनरल टर्म निकालना कितना आसान है, बहुत आसान है ये, ठीक है। तो 10th टर्म हमारा निकला है 47। इसी तरह एक आध सवाल और ले लेते हैं। अब देखो कुछ ऐसे सवाल भी मिलेंगे, चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर दिस। मतलब ये AP दी हुई है, ठीक है, और बता रहा है कि ये क्या ये एक टर्म है कि नहीं है, ये एक नया टाइप का सवाल है कि नहीं। तो ये हम लोग देखते हैं। आओ, तो ये क्या हो जाएगा? तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालें D, तो वो क्या हो जाएगा? 11 - 5 = 6। अब देखो 17 - 11 करोगे तब भी 6 आएगा, 23 - 17 करोगे तब भी 6, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी ये AP है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n - 1D।
तो an हमको बता रखा है 301। अब ये बता रखा है, हमें चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे हम लोग इसका टर्म निकाल के। टर्म कैसे निकालते हैं देखो, तो टर्म कैसे निकालते हैं देखो, ये मान लो 301 है, ए क्या दे रखा है 5, एन हमें पता नहीं है, ठीक है, डी हमें पता है 6। बात समझ में आ गई। 5 उधर गया, ये कितना आ गया 296, एन माइनस 1, 6 उधर चला गया डिवीज़न में, ये चला गया। अब देखो क्या डिवाइड करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 446, और एन की फिर -1 इधर जाएगा तो ये 47 आ जाएगा। ये कुछ ज़्यादा लॉजिक कॉन्सिडेंस नहीं होगा, पिछले का आंसर भी 47, इसका भी 47। तो अगर सुनो, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज़ें सुन लेना बेटा। यहाँ पे कि अगर n की वैल्यू अगर एक फिक्स्ड नंबर आती, क्या फिक्स्ड होल नंबर आती है, ठीक है, होल नंबर आती है, सॉरी नेचुरल नंबर आती है अगर, ठीक है, n0 मतलब कि कोई टर्म ही नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, तो n अगर नेचुरल नंबर आता है तो मतलब कि हमारा वो टर्म एग्जिस्ट करता है। अगर इसका कोई फ्रैक्शन n की वैल्यू आ रही होती 35/2, तो वो जो टर्म अगर हम लोग को दे रखा होता वो टर्म ना होता। बात समझे। अगर n की वैल्यू जो n है, जो टर्म की वैल्यू है, वो हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 300 500 1000 1 लाख ऐसे होनी चाहिए। कभी भी वो फ्रैक्शन में नेगेटिव में 0 नहीं हो सकती। अगर ऐसी कोई वैल्यू आई तो वो जो टर्म हम लोग को पूछा जा रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करता है इस AP में। क्लियर है बात, ठीक है। ऐसे ये भी इस टाइप के भी सवाल आएंगे कि n निकालो या बताओ कि वो टर्म है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये टर्म की वैल्यू n की वैल्यू 47 आ रही, यानी ये एक वैलिड टर्म है इस AP में, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो कौन सा होगा, 47 पोजीशन पे हमें वो मिलेगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। तो सम निकालना है हमें, तो सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जोड़ दो सबको उठा के, लेकिन हमको मान लो 1 से 10 तक 1 + 2 + 3 + ऐसे करके 10 तक जोड़ना है, जोड़ देंगे। 50 तक शायद जोड़ लें, मतलब वो, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू है, 500 तक तुम्हें जोड़ना है, ठीक है, 1000 तक, 10,000 तक, 1 लाख तक जोड़ना, तब क्या करोगे। तो उसके लिए क्या काम आता है, ये हमारा सम ऑफ टर्म्स। तो मान लो ये कोई AP दी है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। मान लो पहला टर्म A1 क्या है, A1 की वैल्यू A है, पहले टर्म, तो सम की वैल्यू होगी n/2 2a + n-1d। बात समझे। तो बेसिकली फार्मूला है, कैसे आया ये भी मैं आगे डिराइव करके बताऊंगा। तो इसके 2 फार्मूले हैं, पहला ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। मान लो तुमसे बोला गया है कि 12 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन एग्जांपल दिखाऊंगा तो कैसे होता है ये बताता हूँ मैं अभी। फिलहाल मैं इसका एक डेरिवेशन बताता हूँ। अब डेरिवेशन में कुछ नहीं है, मान लो सम का वैल्यू s मान लेते हैं, तो s = क्या होगा, पहले तो हम लोग जनरल मान लेते हैं a + d प्लस, ठीक है, ऐसे a + 2d ऐसे करके, फिर आ जाएगा जो nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा a + n-1d, ये आ जाएगा। अब इसी सीरीज को हम उल्टा लिख देंगे, कैसा उल्टा, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, चाहे तुम उल्टा लिखो चाहे जोड़ो, जोड़ने पे तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो उल्टा लिखो क्या आ जाएगा, a + n-1d, ठीक है, प्लस यहाँ पे a + n-2d प्लस डैश डैश करते करते यहाँ a + d आ जाएगा और यहाँ a आ जाएगी। तो इतनी बात समझ आएगी। पहले हमने सीधा लिखा, फिर पूरा पलट के लिख दिया। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये तो s 2s हो जाएगा, सम करोगे तो 2s हो जाएगा। यहाँ पे a मिलके क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे, हम पहले एक एक टर्म को जोड़ रहे हैं, तो ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है, और ये एक है और ये एक है, ऐसे ऐसे हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 है, तो बेसिकली क्या होगा, इस पूरे को जोड़ेंगे हम लोग, क्या इस पूरे को जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, a 2a हो जाएगा प्लस n-1d। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा टर्म क्या होगा, इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, a तो 2a हो गया, प्लस अब d + n-1d लिखा है, तो क्या होता है बताओ जरा, सॉरी n-2d लिखा है, तो क्या होगा, d कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + n-2d बचेगा, तो ये हो जाएगा n-1d। ये बात समझ में आई कैसे हुआ, बेसिक सिंपल सी बात है। यहाँ मान लो 1 संतरा है, यहाँ n-2 संतरा है, तो दोनों का d हमने कॉमन ले लिया, संतरा मतलब d मैंने कॉमन ले लिया, तो d कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 था, 1 बचा प्लस n-2, तो ये फिर n बाहर आ गया, मतलब n इधर आ गया, और -1 -2 -1, तो ये आ गया। यहाँ पे भी क्या आ गया, n-1d। तो अब देखो एक ये टर्म मिला हमें पहले से, दूसरे से ये टर्म मिला, ऐसे ऐसे करके जब आखिरी टर्म निकालोगे
तो यहाँ तो शायद मैं दिख रहा हूँगा, तो मैं ये टर्म यहाँ लिख देता हूँ। अगर आखिरी टर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आखिरी टर्म है इधर वाले का, ऊपर वाले का, नीचे वाले का आखिरी टर्म सिर्फ ए है, तो दोनों को जोड़ोगे क्या होगा, a + a 2a + n-1d। ये बात समझ में आई। अब हल्का सा नीचे बढ़ते चलो। अब इसमें क्या लिखा है, 2s जो है, जो 2s है हमारा वो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2a + n-1d + 2a ± ये ऐसे ऐसे करते करते हमारे कितने टर्म है टोटल, 2a + n-1d। और ये जो हमें टोटल टर्म है कितने थे, n टर्म्स थे। अरे n टर्म्स थे कि नहीं थे बताओ। भाई हमने क्या किया था, देखो हमने इन्हीं को तो जोड़ा थी, कितने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके n टर्म्स हैं टोटल। तो हमने n टर्म्स का पहले n टर्म्स का एक असेंडिंग तरह ऑर्डर में अरेंज किया, फिर n टर्म्स को डिसेंडिंग में अरेंज किया, फिर दोनों को जोड़ दिया। तो टर्म्स तो दोनों को जोड़ने के बाद n ही बनेंगे, ठीक है। तो n बना गया। अब n बन गया, इसका मतलब क्या है, देखो ये सारे वैल्यू सेम हैं, तो n टाइम्स, ये एक प्रकार से क्या लिखा है, n टाइम्स लिखा है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2s = n टाइम्स 2a + n-1d। ये बात समझ में आई। अरे ये सेम चीज़ लिखी हुई है ये सारी टर्म सेम है, तो सेम टर्म्स को तुम n टाइम ऐड करोगे तो उनको क्या लिख सकते हैं, n इंटू डैट टर्म। मान लो तुम 5 को 4 बार जोड़ रहे हो, तो 5 + 5 + 5 + 5 लिखो, चाहे 4 × 5 लिख दो, वही बात हुई। तो वही चीज़ यहाँ भी की हमने। फिर s को क्या किया, n/2 लिख दिया, तो हमें कुछ ये मिल गया। यही हमारा क्या था, फॉर्मूला। ये बात क्लियर है तुम्हारी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, डेरिवेशन नहीं आएगा तो समझ लो पहले एक बार असेंडिंग में अरेंज करना है, फिर डिसेंडिंग में अरेंज करना है, जोड़ देना है, बस काम खत्म। अब देखो एक चीज़ और बता दी, जो हमने एक और फॉर्मूला बताया था कि s = क्या है, n/2 a + l। अब l क्या है, l यहाँ पे बेसिकली है nth टर्म, जो nth टर्म है वही l है। अब देखो यहाँ पे देखो तुम इस फॉर्मूले में अगर तुम देखो तो 2a लिखा है, इसको सिंगल a लिख दो और फिर a के a अलग कर लो, ये बना। अब ये टर्म देखो, ये क्या है, nth टर्म लिखा है कि नहीं टर्म लिखा है, बस इसी को हमने क्या कर दिया, आंसर लिख दिया। तो ये क्या आ गया, a + an लिखो और चाहे इसको l लिख दो, दोनों बात एक ही है। तो चाहे al लिखो चाहे n लिख दो, तो चलो l ही लिख देते हैं, l, a + l। बात समझ में आ गई। तो मान लो तुम्हें लास्ट टर्म पता है, पहला टर्म पता है और कितने नंबर के सम निकालना है, तो डायरेक्ट तुम ये लगा दो, तुम्हें ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आसानी से हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे तुम लोग को। तो होप तुम लोग को सम समझ में आ गया होगा। अब अगर ये क्लियर कैसे होगा कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है, जब तक सवाल नहीं लगाएंगे तब तक कैसे होगा। तो आओ सवाल लगाते हैं कुछ। वैसे पहला क्वेश्चन देखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इससे पहला बेसिक सवाल है, टर्म क्या देखा है, टर्म की वैल्यू क्या है, 22 टर्म की निकालनी है, तो n की वैल्यू 22 हो गई, तो यानी S22 निकालना है तुम्हें। अब S22 अल्ट्रा निकालना है कि, चलो बैड कॉमेडी, तो S22 निकालना है, तो n क्या हो जाएगा, देखो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, n/2, अभी पढ़ा हमने 2a + n-, अब लास्ट टाइम पता नहीं तो हमें यही वाला लगाना पड़ेगा। तो 22 बाय कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2a, 2 × 8 + n-1। अब n-1 मतलब हमें 22 टर्म निकाला, तो n-1 यानी 22 - 1 यानी 22 - 1 यानी 21। d हमें पता है 3 - 8 कितना आ जाएगा, -5, तो ये हो जाएगा -5। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, ठीक है। ये आ गया 11, ये आ गया 16 माइनस ये हो गया 105, तो ये हो गया 11 × ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 99, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9 और फिर 189, जहाँ तक यही आना चाहिए। अब देखो कैलकुलेशन में गलती होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम्हें समझ में आ गया। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तुम्हें a पता है कितना होगा, ठीक है, a पता है, n पता है, सॉरी माइनस का होगा, ओके, यहीं देखो यहीं गलती हो गई। सिंपल जाती, ये मैंने कैसे सोचा पता है, क्योंकि मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी और देख रहा हूँ सीरीज़ किधर नेगेटिव की तरफ जा रही है, देखो यहाँ नेगेटिव शुरू हुआ और नेगेटिव की तरफ जा रही तो वैल्यू पॉजिटिव कैसे आ सकती है। तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू सही आई थी, ये -99 ही होगा और ये -189, माइनस का आएगा बस, ठीक है। बात समझ आ गई। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखो सारी जो पता है, आंसर आ गया, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं।
अब लिखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 देन इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। फर्स्ट टर्म दे रखा है यानी a की वैल्यू दे रखी है 10, 20th टर्म की वैल्यू निकाली यानी n निकालना है, n की वैल्यू भी दे रखी है हमें 20। अब बोला सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म दे रखा है, पहले 14 टर्म का टर्म वो दे रखा है सम, तो S14 दे रखा है हमें, इसकी वैल्यू 1050। अब बोला फाइंड द 20th टर्म, तो अभी हमें पता क्या नहीं बताओ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, A22 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे A22 की 20 की वैल्यू निकालनी है, A20 वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें फ़िलहाल दे रखा है सम ऑफ 14 टर्म, A दे रखा है यानी हमें D नहीं पता है, तो D हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से। कैसे निकालेंगे, S14 इज इक्वल्स टू n क्या है 14/2 प्लस 2 इंटू A क्या है 10 है, प्लस n-1, n 14 है तो ये 13 इंटू कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं, वही निकालना है। अब S14 की वैल्यू क्या है, हम यहीं पे रख देते हैं, S14 की वैल्यू 1050, ठीक है। तो ये गया 7 से, क्या ये कट रहा है, जी बिल्कुल कट रहा है, ये गया 150, ठीक है, 150 से कटेगा, ठीक है। तो 150 इक्वल्स टू ये 20 हो गया प्लस 13D हो गया, 20 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 130, ये काटोगे तो 10 आ जाएगा, तो D की वैल्यू हमें क्या मिल गई 10। अब D हमें मिल चुका है तो A20 निकाल सकते हैं। अब AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN क्या होता है, A प्लस n-1D, n-1D होता है। तो अब हमें A20 निकालना है, तो A20 इक्वल्स टू A हमें पता है 10 है, n-1 यानी 19 इंटू 10, तो यानी इसकी वैल्यू आ गई सिंपली 200, हेंस यही आंसर। तो आप लोग को बात समझ, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे, पहले हमने सम वाला फॉर्मूला लगाया, वहाँ से D निकाला, फिर nth टर्म वाला फॉर्मूला जनरल टर्म वाला निकाल के हमने 20th टर्म की वैल्यू निकाल ली। तो ये काफ़ी आसान चैप्टर है, तो बहुत ही आसान चैप्टर है, तुम्हें बस खाली दो फॉर्मूले याद रखना है, एक nth टर्म का एक सम का, बस हो गया तुम्हारा पूरा काम, ठीक है। चलो आगे एक सवाल और देखें, और लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय, यानी nth टर्म इससे गिवन है। तो nth टर्म निकालते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करके पुटा के देखते हैं। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगी, जो कि 5 आ जाएगा। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगी, जो कि 7 आ जाएगी। फिर A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 2 इंटू 3, जो कि 9 आ जाएगी। अगर तो तीन वैल्यू काफ़ी है, लेकिन एक और निकाल लेते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 4 टू 8 और 11, ठीक है। तो ये निकला है। तो अब हमें पहला टर्म पता है, A की वैल्यू पता है 5, D हमें पता है, किसी भी दो से माइनस करो तो मतलब 9 माइनस 7 कितना है 2 है, 11 माइनस 9 भी 2 ही है, तो D पता है हमें। अब ये बोल रहा है कि सम निकालना है हमें whose n टर्म इज गिवन बाय दिस, तो 24 टर्म का निकालना है। तो A पता चल गया, D पता चल गया, n हमारा 24 है। बस अब लगाओ, फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। अब Sn की वैल्यू हमें निकालनी है S24, 24/2 2 इंटू 5 n-1 यानी 23 इंटू 2, अभी आ गया 12 आ गया, ये 10, ये हो गया कितना 46, ये हो गया 12 इंटू 460, अरे यार ये तो बड़ा कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो इसको करोगे तो 12 छंग 72, फिर 12 चौक 48, 48 7, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा 24वां टर्म है। देखो कहीं कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुई है तो उसको इग्नोर करना, तुम कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, वैसे नहीं होगी, ठीक है। तो हमें दे रखा था कि जो nth टर्म है यानी an टर्म है वो कैसे दिया जा रहा है, इस फॉर्मूले से 3 + 2n से। तो हमने क्या किया, पहला दूसरा तीसरा 2-4 टर्म निकाल लिए हमने, तो हमें पहला टर्म पता चल गया, फिर हमने 2-3 और निकाले थे, उससे हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया। n दिया हुआ था कि 24 टर्म की सम ऑफ 24 टर्म निकालना है, हमने वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। तो ऐसे ही सिंपल सवाल हैं सब, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन एज, तो ये फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो सिंपल से अगर मान लो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके n तक की निकालनी है, तो हमें पता है Sn की वैल्यू क्या होती है, n/2, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस n-1, d क्या है, d भी 1 ही है, तो लो हो गया n + 2 प्लस n-1, तो ये यहाँ से यहाँ आते हैं, तो हो गया n/2, ठीक है। ये 2 - 1 1 आ जाएगा, तो n-1 आ गया, तो ये बेसिकली क्या हो गया n
n-1/2। तो ये चीज़ है, तो बस इसको याद रखना। सॉरी, यहाँ प्लस होगा, ये n+1। तो n+1 जो है ये याद रखना, क्योंकि इसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है या तुमसे बोल दिया जाए कि पहले फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो क्या हो जाएगा, सिंपली वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस 2 फॉर्मूले याद करना है, सिर्फ 2 फॉर्मूले। एक सम का n/2 इंटू 2a + n-1d, और एक है nth टर्म यानी जनरल टर्म का, जो कि है a + n-1t। ये 2 फॉर्मूले याद करोगे और तुम्हारा सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मतलब हमने इसमें सब कुछ कवर कर रखा है, मैंने क्वेश्चन भी करा दिए हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ उसलिए है कि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। अभी अच्छे सवाल बाकी हैं, तो देखो तुम चैनल के साथ जुड़े रहो तो तुम्हें अच्छे सवाल भी मिलेंगे इस पर। ठीक है, अच्छे सवाल की प्रैक्टिस की सीरीज़ आएगी। पहले मैं पूरा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा सारे चैप्टर्स के, फिर बाद में आ सकती हैं, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।